नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, इसकी बात हम कर रहे हैं। जहां हम यूनिट 2 अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं। यूनिट 2 में हमारे पास दो बातें आई, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स यानी राजनीतिक अभिवृत्ति और उससे पहले नैतिक अभिवृत्ति। तो 2.5 में नैतिक अभिवृत्ति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक अभिवृत्ति की। यानी आइए देखें कि राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है। हमारा रुझान, मनोवृत्ति, नजरिया, देखने का तरीका, सोच राजनीति के प्रति कैसी है और राजनीति से कैसे प्रभावित हो रही है, या राजनीतिक सोच भी हमारी कैसे प्रभावित हो रही है, ये कैसे बनती है, क्या है, कैसे प्रभावित होती है, इत्यादि बातों को हम राजनीतिक अभिवृत्ति में समझने जा रहे हैं। कुछ इसकी रूपरेखा हमने बनाई है, आइए देखते हैं कि क्या इसकी रूपरेखा है। तो एक है राजनीतिक अभिवृत्ति का अर्थ। राजनीतिक अभिवृत्ति का अर्थ क्या है, राजनीतिक अभिवृत्ति के रूप क्या है, इसका निर्माण और परिवर्तन कैसे होता है, इसके कारक कौन कौन से हैं, तथा राजनीतिक अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति कैसे होती है, कैसे हम बताते हैं कि हमारी सोच क्या है राजनीति के बारे में। ये 4 खंड इसके हैं जिनकी बात हम शनै शनै करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं राजनीतिक अभिवृत्ति के विषय में। राजनीतिक अभिवृत्ति का अर्थ क्या है। राज का मतलब होता है शासन, यानी शासन कैसे किया जाए। नीति का अर्थ है उचित समय और उचित कार्य करने की कला। उचित समय पर, उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। समय उचित हो, स्थान उचित हो, कार्य उचित हो, ये नीति है। तो शासन करने के लिए उचित समय, उचित स्थान और उचित कार्य करने की जो कला है, यही राजनीति है। यानी राजनीति अगर हम दोनों शब्दों को मिला दें तो हमारे समक्ष आती है नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना। दो बातें यहां आ गई। एक बात तो आ गई शासन करना। हम शासन करते हैं, कहां शासन करते हैं, स्वयं पर शासन करते हैं अनुशासन, और राज्य पर शासन करते हैं तो सरकार आ जाती है। सरकार कैसे शासन कर रही है, सिविल सेवक हैं तो सेवक, परंतु उनके पास बहुत सारे अधिकार भी हैं जिनकी मदद से वो लगातार शासन करते हैं। और इस शासन का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है कि जो शासित है उसका लाभ होता रहे। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात देखिए क्या हो गई। एक बात हमारे सामने आ गई, शासन करना, यह है शासन करना। दूसरी बात आ गई हमारे सामने, विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना। हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब कोई कार्य करने लगते हैं, कोई नीति बनाते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो इसको भी हम राजनीति कहते हैं। आपने दोस्तों में सुना होगा, परिवारों में देखा होगा, समूहों में देखा होगा, यानी तुम यार बहुत राजनीति करते हो। यानी उस व्यक्ति का कोई प्रयोजन है, उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए वह कोई नीति के तहत कुछ काम कर रहा है। हम इस समय माता जी की खुशामद कर रहे हैं। हमने क्या नीति बनाई कि जो मम्मी कहेंगी वही ठीक है, मानी बाकी सब परिवार के सदस्यों को हम इस समय महत्व नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी से हमें कोई फेवर लेना है, कोई हमें लाभ लेना है, या मम्मी से हमें कोई बात मनवानी है। देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा हो गया। उद्देश्य विशेष है आपके पास, मां से कोई बात मनवानी है, और मां से बात कैसे मनवाई जाएगी तो वो हमारा विशेष उद्देश्य पूरा हो जाए, यह हमारा प्रयोजन है। कैसे मनवाई जाएगी, इसके लिए हमने कोई नीति बना ली, यानी कौन सा काम करना है, कब करना है, कहां करना है, तय कर लिया, हो गया, यही राजनीति हो गई। तो मित्रों, हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी राजनीति करते हैं
और शासन के लिए भी राजनीति करते हैं। किसी राजनीतिक मुद्दे के प्रति यदि हमारी कोई पसंद या नापसंद है तो वह भी राजनीति की प्रवृत्ति को बताती है। अब हम परिवार से उठकर, समूह से उठकर देश के ऊपर आ गए, राज्य के ऊपर आ गए, तो कोई भी राजनीतिक मुद्दा है, पुल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, शराबबंदी लागू होनी चाहिए या नहीं लागू होनी चाहिए, अब यह राजनीतिक मुद्दा है। कुछ लोग कह रहे हैं शराबबंदी होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी क्या है राय? मैं व्यक्ति हूं, प्रति व्यक्ति पसंद या नापसंद की जो प्रवृत्ति है मित्रों, वही राजनीतिक अभिवृत्ति है। व्यक्ति का राजनीतिक जीवन एवं क्रियाकलाप किस तरह से चलेंगे। मेरा कोई राजनीतिक जीवन है, क्या राजनीतिक जीवन है? कम से कम वोट देने तो जाता हूं, अपनी बात तो कहता हूं, 4 लोगों से बात तो करता हूं। तो जो मेरा राजनीतिक जीवन है या क्रियाकलाप है वो कैसे चलता है, वो इस राजनीतिक अभिवृत्ति की मदद से चलता है। और राजनीतिक प्रक्रिया में मैं अपनी भागीदारी इसी की मदद से करता हूं। इससे मुझे क्या लाभ होता है? इससे मुझे लाभ होता है कि मैं मत देने में समर्थ हो जाता हूं, मुझे निर्णय लेने में आसानी हो जाती है कि मुझे वोट किसको देना चाहिए और मैं किसको समर्थन देता हूं। मैं सदैव एक व्यक्ति को समर्थन देता रहूं, किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देता रहूं, यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक यहां क्या है कि यह मैं तय करता हूं कि मेरा मत, मेरा विचार, यहां सिर्फ देखिए मत से अर्थ वोट से ही नहीं है। मेरा विचार क्या है? मेरा विचार किसी एक विषय पर किस राजनीतिक दल के अनुरूप है, किस राजनीतिक दल के मत या विचारधारा को मैं यहां समर्थन दे रहा हूं, यह भी मेरा मत होता है। और यह समर्थन कहां से आ रहा है? यह इसी मत के परिणाम स्वरूप आ रहा है। सामान्यतः जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम समझते हैं राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों एवं उनकी विचारधाराओं के प्रति आम आदमी की प्रवृत्ति। ये सामान्य अर्थों में हम समझ सकते हैं। क्या है राजनीतिक अभिवृत्ति? राजनीतिक अभिवृत्ति है राजनीतिक व्यवस्था, दलों और विचारधाराओं के प्रति हमारी आपकी वृत्ति या हमारी सोच, नजरिया। व्यापक अर्थों में क्या है बात? व्यापक अर्थों में मित्रों बात है सार्वजनिक जीवन के विशिष्ट मुद्दों जैसे अर्थव्यवस्था, रोजगार, असमानता, जाति व्यवस्था, मतदान प्रणाली, महिलाओं, कमजोर वर्गों, आरक्षण, शिक्षा इत्यादि के विषय में मेरी राय, इसको हम कहते हैं कि ये व्यापक अर्थों में राजनीतिक अभिवृत्ति हो गई। ये व्यापक अर्थों में है मित्रों राजनीतिक अभिवृत्ति। तो हमने समझा कि राजनीतिक अभिवृत्ति का अर्थ क्या है। अब आइए देखें कि राजनीतिक अभिवृत्ति के रूप क्या है। यह यदि सकारात्मक है तो वांछित परिणाम देगी और नकारात्मक है तो वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। इस सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति के अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति अलग अलग अभिवृत्तियां होती हैं। यानी कुछ राजनीतिक विचारधाराएं हैं और उन विचारधाराओं के प्रति मेरी सोच क्या है, मेरा नजरिया क्या है, यह बात मित्रों हुई मेरी राजनीतिक अभिवृत्ति किन्हीं विचारधाराओं के प्रति। तो पहली जो विचारधारा हमारे सामने है वह है दक्षिणपंथी अभिवृत्ति, राइटिस्ट एटीट्यूड। राइटिस्ट एटीट्यूड, यूं तो आप और विस्तार से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में भी थोड़ा विस्तार से जानें, लेकिन मैं उतना विस्तार से अभी नहीं बता रहा हूं। हम बहुत सूक्ष्म इसका अंतर समझने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं कि ये राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है। तो दक्षिणपंथी अभिवृत्ति क्या कहती है? कहती है
कि प्रत्येक व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार है, वह प्राकृतिक है और हम उत्तराधिकार के रूप में भी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये पूंजीवादी है, श्रम विभाजन पर कार्य कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है और राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम है। दूसरी वृत्ति क्या है? वामपंथी अभिवृत्ति। वामपंथी अभिवृत्ति में क्या है कि ये कहता है कि जो भी कुछ है वो राज्य का है और सबको बराबर मिलना चाहिए। दक्षिणपंथी कहता है कि जिसके पास जो है वो पुराना मिल रहा है, जो जिस योग्य होगा वो अपना कमा लेगा। लेकिन वामपंथी अभिवृत्ति क्या कह रही है कि यहां सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबके पास समानता होनी चाहिए, समान संपत्ति होनी चाहिए और सबको भोजन मिलना चाहिए। यहां समानता की बात हो रही है। जबकि दक्षिणपंथी में क्या बात हो रही है कि जो भी संपत्ति है, अधिकार है, अर्थव्यवस्था है, वह स्वाभाविक गति से चलेगी जिसमें राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। वामपंथी में राज्य का हस्तक्षेप अधिकतम होगा। तीसरी बात आ गई, रूढ़िवादी अभिवृत्ति, जो ये कहती है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। चौथी आ गई उदारवादी। ये क्या कहता है कि बहुत गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो इंडिविजुअल के किसी एकाकी व्यक्ति के अधिकार हैं, जो उसको करने की इच्छा है, जैसे समाज चलना चाहता है वैसे उसको चलने दीजिए, इसमें बहुत परिवर्तन मत कीजिए। कोई कैसा कपड़ा पहनना चाहता है, कोई कैसे जीना चाहता है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। फिर एक पांचवी राजनीतिक अभिवृत्ति हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं प्रगतिशील अभिवृत्ति, जो ये कहती है कि विज्ञान का, विकास का सर्वाधिक उपयोग किया जाना चाहिए और लोगों को, समाज को इससे लाभ मिलना चाहिए। छठी और अंतिम अभिवृत्ति जो हमारे सामने आती है वो आती है मित्रों मध्यमार्गी अभिवृत्ति। मध्यमार्गी अभिवृत्ति क्या है? ये कहती है कि ना तो हम दक्षिणपंथी हैं, ना हम वामपंथी हैं, ना हम बहुत रूढ़िवादी हैं, ना हम बहुत उदारवादी हैं, ना हम बहुत प्रगतिशील हैं, जैसी जरूरत हो वैसे हम हैं। ये मध्यमार्गी हुई, जहां जैसे जैसे चल रहा है उसको आइए चलाते हैं, जहां जैसी जरूरत हो उसमें थोड़ा बहुत राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, अधिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता राज्य को नहीं है। तो अधिकांश व्यक्तियों की जो राजनीतिक अभिवृत्ति है मित्रों, वो चरम पर नहीं रहती बल्कि उसके आसपास या मध्य में होती है। तो ये हुआ मित्रों राजनीतिक अभिवृत्ति के रूपों के बारे में। अब आइए देखें कि हमारी और आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति आखिर बनती कैसे है और ये कैसे प्रभावित होती है। कुछ बातें तो बहुत सामान्य हैं। प्राथमिक जो कारण है वो है परिवार, जाति, पंथ, क्षेत्र या नस्ल। मेरे परिवार में कांग्रेस को वोट दिया जाता है, हम पूंजीवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम साम्यवादी हैं, इत्यादि इत्यादि। ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति भी क्या जो जवानी में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित ना हो और धीरे धीरे 35-40 तक आते आते पूंजीवादी न हो जाए, यानी उसकी विचारधारा में आमतौर से परिवर्तन आता है। ये आमतौर से बात कही जाती है, समझी जाती है कि जब यंग होता है कोई व्यक्ति तो उसको लगता है कि सबको समानता मिलनी चाहिए। आखिर क्या अधिकार है मुझे कि कोई मेरी सेवा करे और मैं उससे सेवाएं लूं? आखिर क्यों इतना वैमनस्य है विषमता के कारण? क्यों इतना अंतर है? कोई सड़क के किनारे सो रहा है, कोई एक कमरे में रह रहा है, कोई बड़ी कोठी में रह रहा है, महल में रह रहा है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास इतना खाने को है कि वो खा ही नहीं सकता, वेस्ट हो रहा है। उसके ड्राइवर, नौकर, चौकीदार, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं कौन कौन खा रहा है। तो आखिर ये जो विषमता है ये क्यों है? ये नहीं होनी चाहिए। ये तो हुई जवानी की बातचीत। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, उम्र के अगले पड़ावों पर आता है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उसकी विचारधारा में परिवर्तन आता है और वो राइट पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाने लगता है। उसकी राइटिस्ट अप्रोच हो जाती है,
पूंजीवादी होता है, वो समझ जाता है कि सबको समानता के आधार पर राज्य नहीं चलाया जा सकता। बड़ा मजेदार उदाहरण एक अध्यापक ने दिया। इन्होंने क्या किया कि क्लास में बच्चों से पूछा कि भाई सबको बराबर समानता के आधार से देखा जाना चाहिए कि क्षमता और योग्यता के आधार पर देखा जाना चाहिए। तो बच्चों ने कहा नहीं साहब, सबको समानता के आधार पर देखा जाना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर होना चाहिए, सबको समान खाना मिलना चाहिए, सबको समान कपड़े मिलने चाहिए, सबको समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इतनी बात तो इस प्रोफेसर ने इत्मीनान से सुनी। अब इन्होंने क्या किया, अब टेस्ट हुआ। जब टेस्ट हुआ तो किसी बच्चे ने तो 90% स्कोर किया और किसी बच्चे ने 15% या 18% स्कोर किया। ये तो होगा ही, जब परीक्षा होगी तो ऐसा होगा ही। तो इस 40 बच्चों की क्लास में जाहिर है कि 40 के 40 बच्चों ने अलग अलग स्कोर किया। इस प्रोफेसर ने पहले सबके रिजल्ट्स बता दिए कि किसी बच्चे को 90% मिला है, किसी को 88% मिला है, किसी को 18% मिला है, किसी को 16% मिला है। ठीक है, इसने बता दिया। फिर इसने कहा लेकिन भाई देखिए, समानता का अधिकार लागू होना चाहिए और सबको समान ढंग से देखा जाना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि सारे परसेंटेज को जोड़ देते हैं और 40 से भाग देते हैं, एवरेज आउट कर देते हैं, और जो एवरेज परसेंटेज इस क्लास ने स्कोर किया है वही मार्क्स सबको दे देते हैं। वो पहले से करके लाया था, MS एक्सेल की शीट में गणित करके लाया था। तो उसने क्या किया कि सबको एवरेज किया, तो एवरेज आ गया मित्रों 36%। अब तो क्लास में हाहाकार मच गया, कह रहे नहीं ये कौन सा तरीका हुआ, आप सबको 36 मार्क्स दे देंगे। ऐसे थोड़ी होता है, जो कम अच्छा करता है उसको खराब मार्क्स मिलते हैं, जो अच्छा करता है उसको अधिक मार्क्स मिलते हैं। तो आप सबको एक जैसे मार्क्स कैसे दे सकते हैं। यही बात बच्चों, विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, जैसे जैसे हमारी समझ में आती जाती है वैसे वैसे ये हमारी राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित करती है। इनिशियल प्राथमिक कारक क्या हैं? प्राथमिक कारक तो हमारे पास परिवार, जाति, पंथ, क्षेत्र व नस्ल है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे कारक और उत्पन्न होते हैं, जैसे आर्थिक स्थिति। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी आप लिबरल होंगे, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो क्या आप लिबरल हो सकते हैं? आप लिबरल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से अगर किसी राजनीतिक दल के राज्य में आर्थिक स्थिति घटती चली जाएगी, खराब होती चली जाएगी, तो आपकी जो सोच है, आपका जो रुझान है इस राजनीतिक दल से हटने लगेगा, दूसरे को आप अधिक प्राथमिकता देने लगेंगे। आपकी अभिवृत्ति पर चुनावी प्रचार का भी बहुत असर पड़ता है। किस तरह के भाषण हो रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, गोष्ठियां हो रही हैं, संवाद हो रहे हैं, प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं, बहुत से लोग अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, बहुत से लोग अपनी योजनाएं बता रहे हैं, और इसके आधार पर आप देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। संचार माध्यम आजकल तो विशेष रूप से टीवी, न्यूज़पेपर या अब तो सोशल मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। यहां हम देखते हैं कि अखबार क्या कह रहा है, टीवी क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, और इस तरह से हमारी जो अभिवृत्ति है, रुझान है, वो बदलता है। अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने इस पर भी रोक लगा दी कि आप चुनाव के दौरान एग्जिट पोल नहीं दे सकते। आप चुनाव से पहले जो चाहे कहें, लेकिन जब चुनाव घोषित हो जाता है तब आप कोई एग्जिट पोल नहीं चला सकते, ओपिनियन पोल नहीं चला सकते, और ओपिनियन पोल के हिसाब से आप अपना सर्वेक्षण करके यह नहीं बता सकते कि किस राजनीतिक दल की सरकार आ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से आप प्रभावित करते हैं। ये संचार माध्यम है और आप इसकी मदद से लोगों की अभिवृत्ति, सोच, नजरिए को प्रभावित करते हैं। शिक्षा से भी मित्रों इस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना आप पढ़े लिखे होंगे उतना ही आप अधिक सोच विचार के अपनी अभिवृत्ति बनाएंगे। अपनी सोच को आप शिक्षा के माध्यम से रिफाइन करेंगे, उसका परिमार्जन करेंगे। और अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो जैसा कोई बता देगा वैसे आप कर लेंगे। अधिकांश घरों में
पुराने घरों में महिलाएं किसको वोट देती हैं? जिसको पुरुष कह देता है भाई किस पे मोहर लगानी है, वो बता देगा कि भाई इस वाले चुनाव चिन्ह पर वोट मोहर लगानी है या इसका बटन दबाना है। तो शिक्षा भी महत्वपूर्ण कारक बनती है। आइए अब देखें कि राजनीतिक अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति कैसे होती है। आखिर हम अपनी जो राजनीतिक अभिवृत्ति है उसको कैसे बताते हैं? हम कैसे बताते हैं? हम कुछ बातों की मदद से इसको बताते हैं। जैसे सबसे पहला अधिकार तो हमारे पास एक है, बड़ा मजेदार, बहुत ताकतवर, वो है हमारा वोट। जो बटन दबा देते हैं उससे हम बताते हैं कि हमारी राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, हम किसको महत्व दे रहे हैं, किस पार्टी को, किस विचारधारा को, किस व्यक्ति को, किस लिए, इत्यादि इत्यादि। तो एक तो है हमारे पास मतदान, दूसरा है मित्रों हमारे पास नारेबाजी, समर्थन, प्रदर्शन। हम चले जाते हैं और समूह के समूह, झुंड के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं, जिससे हम अपनी बात बताते हैं कि हम किसके पक्ष में हैं और किसके पक्ष में नहीं हैं। इन नारेबाजी से, राजनीतिक गोष्ठियों में भागीदारी से, किसी एक विचारधारा के प्रति अपनी आवाज को जोर से कहने से हम बताते हैं कि हमारी अभिवृत्ति कैसी है। सोशल मीडिया पर भी हम लगातार अपनी बातें कहते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया के युग में हर एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक अभिवृत्ति के अनुरूप अपने मत व विचारों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा है। तो जैसे जैसे उसका मन कुछ विकसित होता जाता है, वो अपनी बात कहने की स्थिति में आ जाता है, तो वो अपनी बात कहने लगता है। तो इतनी बातें मित्रों हुई इस सेक्शन 2.6 के बारे में, जहां हमने राजनीतिक अभिवृत्ति को समझा। तो हम यूनिट 2 यानी अभिवृत्ति के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमने इसको कुछ सब सेक्शंस में बांटा। 2.1 से लेकर 6 तक हम अपनी बात कर चुके हैं। अब हमारे पास जो इस यूनिट 2 का अगला हिस्सा है वो है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब इसकी बात हम लोग मित्रों करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए।